हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज जैसा कि हमारे पास चैप्टर नंबर 4 चलेगा, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी के लिए 2023 का टारगेट। ठीक है। अभी तक हम पढ़ आए हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है सर? अभी तक हमने कोल्ड वॉर पढ़ा, उसके बाद कोल्ड वॉर पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। उसके बाद थर्ड पढ़ा हमने यूएस हेजेमनी। ठीक है जी, यूएस हेजेमनी। अब हमारा जो फोर्थ चैप्टर है आज का, फोर्थ चैप्टर है आज ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको यह बताया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद हमारी कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, वो कब तक चली? 1991 तक चली, जबकि हमारा 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर और 15 रिपब्लिक्स में बन गया। उसके बाद इस टाइम के पीरियड के बीच में दो क्या थे हमारे पास? सुपर पावर्स थी, और पूरा वर्ल्ड जो था ऑलमोस्ट इन दो सुपर पावर्स के बीच में डिवाइडेड था। मतलब वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक में डिवाइडेड था। इन्हीं को हम क्या बोलते थे? बाइपोलैरिटी बोलते थे। लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज थी जिन्होंने ना वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन किया ना ईस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन किया, जिनको हम नैम बोलते हैं। ठीक है। लेकिन नैम में भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि जो नैम के मेंबर्स हैं ये भी पार्टीजन हैं। मतलब ये भी कहीं ना कहीं एक ब्लॉक को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि इंडिया ने ज्वाइन किया था, ज्वाइन तो नहीं किया था लेकिन एक ट्रीटी की थी, किसके साथ? रशिया के साथ। कब? 1971 में। क्यों? क्योंकि उस टाइम बैलेंसिंग करनी थी। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर, यूएसए को बैलेंस करना था। तो इसलिए हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की रशिया के साथ 1971। उस टाइम जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है जी। अब 1991 में क्या होता है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं कि भैया राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म वाली फीलिंग जो थी वो कहीं ना कहीं जनरेट हो रही थी बाल्कन स्टेट्स में। जैसे हमारे पास लिथुवेनिया था, इस्टोनिया था, लैटविया था। ठीक है, हमारे इन्हीं को बाल्टिक स्टेट्स भी बोलते हैं हम। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी जो थी वो क्या हो गई थी? स्टेगनेंट हो गई थी। 1970s में इकोनॉमी स्टेगनेंट हो चुकी थी। और जो यूएसएसआर के जो लोग थे, बहुत सारे लोग वेस्ट की डेवलपमेंट को देख के वेस्ट से इंस्पायर हो रहे थे, और ईस्टर्न ब्लॉक की जो आइडियोलॉजी थी उसको कहीं ना कहीं वो छोड़ना चाहते थे। तो इसीलिए जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 में, और रह जाता है सिर्फ क्या? रशिया। ठीक है। और बाकी कितने में डिवाइड हो जाता है यूएसएसआर? 15 रिपब्लिक्स में। हमने ये भी पढ़ा कि रशिया जो है वो किसका, वो वही यूएसएसआर का क्या रहता है? हमारे पास सक्सेसर रहता है। यही इसी को क्या मिलती है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलती है। और रशिया को ही न्यूक्लियर पावर का स्टेटस मिलता है, क्योंकि इसी के पास क्या था? न्यूक्लियर वेपन्स थे इसके पास। ठीक है। तो आज भी ये रशिया जो है P5 कंट्रीज में आता है और न्यूक्लियर पावर्स में आता है ये। ठीक है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि रशिया और जो यूक्रेन की वॉर चल रही है, ठीक है, इसमें अब जो हमारे पास ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज में रशिया ने इंस्टॉल किए हैं। मेरे ख्याल में बेलारस में किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होता है कि अब सिर्फ रह यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद अब रह जाता है सिर्फ कौन? सुपर पावर, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन जैसे कि हमने कल लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हेजेमनी जो है, हिस्ट्री हमें बताती है कि हेजेमनी
कभी भी किसी एक कंट्री के पास परमानेंट नहीं रहती। जैसे हमने पढ़ा था कि जब सबसे पहले जब स्टेट का कॉन्सेप्ट आया 1648 में, तो इस टाइम फ्रांस जो था 1660s में क्या बन गया, ऑलमोस्ट हेजिमन बन गया, मतलब ये पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेंट हो गया। उसके बाद इसकी डोमिनेंस को खत्म करने के लिए ब्रिटिश आए, ठीक है। उसके बाद रशिया ने इसको चैलेंज किया, और किसने इसको ब्रिटिश, रशिया, और हमारे पास ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कौन सा एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर। उसके बाद फ्रांस के बाद कौन हेजिमन बनता है, फ्रांस के बाद बन जाता है हमारे पास हेजिमन कौन, ब्रिटिश, ठीक है। लेकिन फिर ब्रिटिश की हेजिमनी को खत्म करने के लिए कौन चैलेंज कर रहा है, जर्मनी, जापान और यूएस, ठीक है। जब ब्रिटिश, जिसको हम पैक्स ब्रिटेनिका कहते हैं, ब्रिटिश को क्या बोलते हैं, पैक्स ब्रिटेनिका, ब्रिटेनिका, ब्रिटेनिका। तो जर्मनी, जापान और यूएसए किसको चैलेंज कर रहे हैं, ब्रिटिश की हेजेमनी को। उसके बाद आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जर्मनी और जापान जो था ये एक्सिस का पार्ट था, तो यूएसए जो था वो अलाइड का पार्ट था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए जीत चुके थे, अलाइड जीत चुका था, तो अब रह चुका था कौन, यूएसए और यूएसएसआर। तो अब क्या होता है, जब हमने पढ़ा कि 1991 तक तो बाइपोलैरिटी रही, लेकिन 1991 के बाद यूनिपोलैरिटी आ गई। अब यहां पे एक ही कौन है, सुपर पावर। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यूएसए की हेजेमनी को हमने ये देखा कि यूएसए की हेजेमनी, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि यूएसए की हेजेमनी को कौन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाइना, इंडिया, रशिया। अगर इन तीनों कंट्रीज का कोलिशन हो जाता है, अगर इन तीनों कंट्रीज का कोलिशन होता है, तो यूएसए की हेजेमनी खत्म हो सकती है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन इंडिया, चाइना और रशिया ये दोनों अलायंस नहीं कर रहे, ये तीनों जो है वो अलायंस नहीं कर रहे, क्योंकि इनके खुद के बीच में डिफरेंसेस है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया और चाइना जो है रिसेंटली वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए हैं, बहुत सारे क्लैशेस हुए हैं, इवन एक वॉर भी हुई है इंडिया और चाइना के बीच में, कब, 1962। और इस टाइम कहां पे क्लैशेस चल रहे हैं, हमारे अरुणाचल प्रदेश में। अभी रिसेंटली इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे बॉर्डर विलेजेस को रीनेमिंग स्टार्ट की है, किसने, चाइना ने। तो चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा एरिया है। इसी तरह से लद्दाख में आपका जो लद्दाख का एरिया है, वहां पे भी जो पैंगोंग लेक है उसका भी ये क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया है। आपको ये भी याद रखना है कि चाइना ने इंडिया से अक्साई चिन जो लद्दाख में है ये भी ले लिया हुआ है। अक्साई चिन जो हमारा पार्ट है, किसका पार्ट है, इंडिया का, वो अभी किसके ऑक्युपेशन में है, उसको कौन ऑक्युपाई कर रहा है, अभी चाइना, ठीक है। तो अभी भी ये डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, नहीं। तो यूएस हेजेमनी को अल्टीमेटली कौन इसको खत्म करेगा, तो हम अभी इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि एक आ जाएगा यूरोपियन यूनियन, एक आ जाएगा आसियान, ASEAN, आसियान, फिर आ जाएगा चाइना। चाइना भी कहीं ना कहीं बहुत एक ग्रेट पावर में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इवन इंडिया भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में मोस्टली हमारा फोकस रहेगा यूरोपियन यूनियन के ऊपर, आसियान के ऊपर, चाइना के ऊपर और इंडिया के ऊपर, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यूरोपियन यूनियन है क्या, यूरोपियन यूनियन कुछ भी नहीं है। यूरोपियन यूनियन बहुत सारी कंट्रीज यूरोप की वो मिलके बहुत सारी, कितनी, यूरोप अभी जो कितने मेंबर्स हैं, 28 मेंबर्स हैं इसके, कितने मेंबर्स हैं, 28 मेंबर्स। तो यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं आपस में मिलकर एक यूनियन बनाती है, उस यूनियन का नाम है यूरोपियन यूनियन। जैसे बहुत सारी बनती है, स्टूडेंट यूनियन बनती है, आपकी वर्कर्स यूनियन बनती है, ठीक है। इसी तरह आप
बन गया, कंट्रीज की यूनियन बनी जिसका नाम रख दिया इन्होंने, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का मेन क्या था? यूरोपियन यूनियन को इंटीग्रेट किसने, यूरोप को इंटीग्रेट किसने किया? देखो यूरोप जो था डिवाइडेड था, ठीक है। यूरोप हमने पढ़ा है कि वेस्ट यूरोप था और एक ईस्टर्न यूरोप था, ठीक है। जो वेस्ट यूरोप था इसको कौन चला रहा था? यूएस चला रहा था। जो ईस्टर्न यूरोप था इसको कौन चला रहा था? यूएसएसआर चला रहा था। हमने ये भी पढ़ा कि जैसे बर्लिन वॉल थी, ठीक है। बर्लिन वॉल जर्मनी को डिवाइड करती है टू पार्ट्स में, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी, ठीक है। तो ये कब बनाई गई थी? 1961। और तोड़ी कब गई थी? 1989 में तोड़ी गई थी। तो यूरोप डिवाइडेड था, जैसे जर्मनी कब्जा कर रहा था पोलैंड के ऊपर, ऑस्ट्रिया के ऊपर, बाकी क्या थे आगे जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, रशिया के ऊपर बस कर रहा था कंट्रोल, ठीक है। तो इस तरह से यूरोप डिवाइडेड था, ठीक है। तो यूरोप को किसने इंटीग्रेट किया? कोल्ड वॉर ने इंटीग्रेट किया, ठीक है। कोल्ड वॉर की वजह से यूरोप इंटीग्रेट होता है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जब 1945 में यूरोप में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जर्मनी था, हिटलर को हराया गया था, जर्मनी में हिटलर था, इटली में मुसोलिनी था, इन दोनों को हराया गया था। और इनकी वजह से बहुत ज्यादा यूरोप में डिस्ट्रक्शन हुई थी, क्योंकि यही ऑलमोस्ट कंट्रोल कर रहे थे किसको? यूरोप को। जर्मनी था, उसके बाद इटली था, ठीक है। जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ था, तो जर्मनी ने मेजोरिटी ऑफ द यूरोप के ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो बचे कौन? ब्रिटेन बचा, फ्रांस बचा, जो किसके साथ गया था? अलाइड पावर के साथ गया था। तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई यूरोप में। तो उसकी रिवाइवल के लिए अमेरिका ने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प की थी, ठीक है, कि भैया जो यूरोप की इकोनॉमी है उसको हम रिकवर कर सकें। इसी को इन्होंने एक प्लान के तहत किया। उस प्लान का नाम रखा मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्यों नाम रखा? क्योंकि ये किसने प्लान दिया था? सेक्रेटरी ऑफ यूएस स्टेट। कब दिया था? 1947। और क्या नाम था पूरा? जॉर्ज मार्शल। याद रखना है, मार्शल प्लान किसने बनाया था? सर यूएस का एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जिसका नाम जॉर्ज मार्शल था। वो था क्या मार्शल प्लान? मार्शल प्लान टू गिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर द रिकवरी, फॉर द इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ यूरोप। बस खत्म। उसके बाद इसी प्लान के तहत, मार्शल प्लान के तहत, यूरोप में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बोला गया। देखो बहुत क्रोनोलॉजी फॉलो करना है, क्रोनोलॉजी देख रहे हो आप, ठीक है। मार्शल प्लान 1947, फिर OEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये कब बनाई गई? सर ये 1948 में बनाई गई, 1948 में बनाई गई, ठीक है। अच्छा, क्यों बनाई गई? सर जी यूरोपियन स्टेट जो है वो कोऑपरेट करेंगे किसके ऊपर? ट्रेड के ऊपर और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। याद रखना इसमें, क्योंकि इकोनॉमिक आता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसमें ट्रेड और किसके ऊपर बात होगी? ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। फिर इसके बाद क्या बनेगी? सर काउंसिल ऑफ यूरोप, COE, काउंसिल ऑफ यूरोप। काउंसिल ऑफ यूरोप कब बनी? 1949 में। तो याद रखना, देखो ये पूछा जाता है आपको। पहले आपने याद रखना है कि सर मार्शल प्लान 1947, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1948, उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप 1949। जो काउंसिल ऑफ यूरोप था वो आपका पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। क्या क्या समझे आप? आगे बढ़ते हैं। तो सर पहले मार्शल प्लान बनाया गया 1947, फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1948 में, फिर काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया गया 1949 में, ठीक है। मार्शल प्लान यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल ने बनाया गया था, इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन आपका ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज को लेके यूरोपियन स्टेट जो है वो मिलकर बात करेंगी। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें यूरोपियन स्टेट जो है पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करेगी। अब उसके बाद आपने याद रखना ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? ये इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो आपने याद रखना है 1951 अप्रैल 1951 में एक और कम्युनिटी बनी, ठीक है, जिसका नाम है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ठीक है, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ठीक है, 1951 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कंपनी, ईसीएससी, या यूरोपियन कोल एंड स्टील कंपनी कम्युनिटी, ये कितनी कंट्रीज ने बनाया? 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, क्योंकि अभी जर्मनी डिवाइडेड था, जर्मनी यूनाइट होगा 1990 में, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग। ठीक है, इन्होंने कौन सी ट्रीटी से बनाई है? ट्रीटी ऑफ पेरिस। पेरिस कहां पे? फ्रांस में। तो याद रखना है, क्या याद रखना है आपने कि 1951 अप्रैल को ईसीएससी बना था, यूरोपियन कोल एंड स्टील कंपनी। फिर 25 मार्च 1957, 25 मार्च 1957 को क्या बना? एक और ट्रीटी होती है, यही 6 कंट्रीज एक और ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ रोम। क्या करते हैं? ट्रीटी ऑफ रोम। ट्रीटी ऑफ रोम करके ये क्या बनाते हैं? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। देखो ये आपको आएगा ही आएगा क्वेश्चन, आप इसको ये नहीं लोगे ये क्या बोरिंग चल रहा है, सर ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन। आपको डेट्स पूछी जाएंगी या आपको क्रोनोलॉजी पूछी जाएंगी। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है टाइमलाइन में। ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और किस ट्रीटी से बनी, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस ट्रीटी से बनी, तो याद रखना है जो ईईसी है आपका, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और यूरोटम, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, सॉरी, ये कब बनी? ये सर 1957 में बनी। कब बनी? 1957। तो याद रखिए, यूरोपियन कोल एंड स्टील कंपनी, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। 1973 में क्या होता है? सर 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और यूनाइटेड कम्युनिटी ये ज्वाइन करते हैं, यूनाइटेड किंगडम ये ज्वाइन करते हैं किसको? यूरोपियन कम्युनिटी को। ठीक है जी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होगा ये सब यूरोपियन जो मेंबर्स हैं, 28 मेंबर्स हैं, इन्होंने एक पार्लियामेंट भी बनाई। ठीक है, इसको यूरोपियन पार्लियामेंट बोलते हैं। ये कब बनी? 1979 में। 1979 में यूरोपियन पार्लियामेंट बनी। ठीक है, इसके पहले इलेक्शंस हुए, उसके बाद ग्रीस ने ज्वाइन किया ईसी को, यूरोपियन कम्युनिटी को। फिर उसके बाद अब आ जाता है एक और एग्रीमेंट, शेंगेन एग्रीमेंट। ठीक है, शेंगेन एग्रीमेंट जो है ये बोलता है जो यूरोपियन जो मेंबर्स हैं, यूरोपियन कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, इनमें बॉर्डर का कंट्रोल नहीं रहेगा। मतलब आराम से आप दूसरे कहते, अगर आप यूरोपियन कम्युनिटी के मेंबर हैं तो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री विदाउट पासपोर्ट और वीजा जा सकते हो। ठीक है, ये एग्रीमेंट याद रखना है, शेंगेन एग्रीमेंट। ये कब हुआ? 1985। 1985 में एक बार एक और बात थी, क्या हुआ था सर? 1985 में मिखाइल गॉर्बेचू क्या बन गए थे? कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी बन गए थे, जनरल सेक्रेटरी। इसी तरह से फिर आ गया 1986 में स्पेन और पोर्चुगल करते हैं यूरोपियन कम्युनिटी को। 1919 मैंने आपको बताया कि जर्मनी जो वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में डिवाइडेड था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, तो ये क्या हो गया? ये यूनाइट हो गया। फिर 1992 फरवरी अब एक और ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। ठीक है, मैस्ट्रिक्ट जो है आपका ये नेदरलैंड में है। कहां पे है ये? नेदरलैंड में। कहां पे? नेदरलैंड। नेदरलैंड में एक जगह है। ठीक है, उस इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ? आपका यूरोपियन यूनियन बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर पूछा जा सकता है, 5-6 ट्रीटीज आपको दी होंगी, उसमें से पूछा जाएगा कि किस ट्रीटी ने, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीटी हैज एस्टेब्लिश द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो आपने लिखना है ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। ओके, और यूरोपियन यूनियन कब बना? 1992, पूरी डेट 7 फरवरी 1992, याद रखनी है पूरी डेट, 7 फरवरी 1992 ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट
was signed and European Union was formed या established. ओके जी. अच्छा, अगर वहां पे क्वेश्चन पूछा कि which treaty has abolished the border controls among the EC members, ठीक है, यूरोपियन कम्युनिटी मेंबर्स, तो शेंगेन एग्रीमेंट. कौन सा? शेंगेन ट्रीटी या शेंगेन एग्रीमेंट. ठीक है. अच्छा, उसके बाद 1993 में जो यूरोपियन यूनियन, ठीक है, आप किसी भी कंट्री में जाके अपना सामान बेच और खरीद सकते हो. 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन, इन्होंने भी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया. 2002 में यूरो, देखो यूरोपियन जो करेंसी है, यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है मैक्सिमम कंट्रीज की, वो इन्होंने कौन सी अडॉप्ट की है? यूरो. और वो कब किया? 2002 में. कितनों ने? 12 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स ने. सभी ने नहीं, सभी ने जो यूरो है वो करेंसी अडॉप्ट नहीं की. जैसे ब्रिटिश की अभी भी क्या है? पाउंड है. ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊंगा. जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया, जिसको हम ब्रेक्सिट कहते हैं. ठीक है. 2004 मई में 10 नए मेंबर्स ज्वाइन करते हैं किसको? ईयू को. सिप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुएनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया. ठीक है, ये आपने याद रखना है. 2007 में बल्गेरिया और रोमानिया ने भी ज्वाइन किया. इवन फिर स्लोवेनिया ने भी अडॉप्ट किया किसको? यूरो को. तो मतलब 13 मेंबर्स हो गए यूरोपियन यूनियन की जिनकी करेंसी क्या है? यूरो. फिर एक ट्रीटी होती है लिस्बन ट्रीटी. ठीक है, लिस्बन कहां पड़ा आपका? पोर्चुगल में पड़ा. कहां पे? पोर्चुगल में. ठीक है, वहां पे एक ट्रीटी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिस्बन ट्रीटी. इसमें बोला गया है इस ट्रीटी में कि ईयू जो है एक लीगल एंटिटी है. ठीक है, क्या है? एक लीगल एंटिटी है. ठीक है, ये क्या कर सकती है? ईयू पूरी एक जो एंटिटी है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स साइन कर सकती है. ठीक है, इतना आपने डिटेल में नहीं पढ़ना है. बस ये है कि ईयू को इस लिस्बन ट्रीटी ने क्या बनाया? लीगल एंटिटी बनाया. ठीक है. 2012 में याद रखना है ईयू ने नोबेल पीस प्राइज जीता है. कौन सा? नोबेल पीस प्राइज जीता है. कौन सा? नोबेल पीस प्राइज. 2013 में, ये याद रखना क्योंकि 28th मेंबर बना था. क्रोएशिया जो है, देखो आपको याद हो गया क्रोएशिया कहां से निकला था? क्रोएशिया निकला था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया. कहां से? यूगोस्लाविया. ठीक है, यूगोस्लाविया भी 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ था. ठीक है, तो क्रोएशिया बिकेम द 28th मेंबर ऑफ ईयू. ये आपने बहुत ध्यान से रखना है बात. देखो आपने क्या क्या याद रखना है कि क्रोएशिया 28th मेंबर है ईयू का. ठीक है, कब बना? 2013 में. अच्छा, अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? 2016 में ब्रिटेन जो था वो पार्ट था किसका? यूरोपियन यूनियन का. अब ब्रिटेन जो है वो बाहर निकल गया है किससे? यूरोपियन यूनियन से. उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक्सिट. ब्रेक्सिट का मतलब होता है ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम ईयू. तो वहां पे एक रेफरेंडम हुआ था, मतलब सारे जो वहां की पॉपुलेशन है ब्रिटेन की, उन्होंने वोट डाला था कि क्या वेदर ब्रिटेन हैज टू बी अ मेंबर ऑफ ईयू और नॉट. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? 51.9% जो वोटर्स थे उन्होंने बोला कि भैया कि ब्रिटेन शुड एग्जिट फ्रॉम द ईयू. ठीक है, तो ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. आपने स्टार्ट मार्शल प्लान से करना है. मार्शल प्लान 1947, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप, फिर उसके बाद ये वाला. यहाँ पे कौन सी ट्रीटी हुई सर? यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई. ठीक है, जब हमारा क्या बना? ईसीएससी बना, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी. ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस. फिर उसके बाद सर ये ईईसी कब बना या यूरोटम कब बना? सर ये 1957 में बना. ये इसमें कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ रोम थी. ठीक है, इटली में पड़ा आपका. ठीक है, फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनाइटेड किंगडम. नो डाउट सबको पता होता है कि 2016 में ब्रेक्सिट हुआ, लेकिन अब आपने ये याद रखना है यूनाइटेड किंगडम यूके ने ज्वाइन कब किया था
इसको यूरोपियन यूनियन को। तो सर यूरोपियन यूनियन को तो नहीं ज्वाइन किया था इसने, पहले यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, तो वो था 1973, जनवरी 1973। तो 1973 जनवरी में इसने ज्वाइन किया। किसके साथ किया था इसने? आयरलैंड और डेनमार्क के साथ। किसको ज्वाइन किया था? यूरोपियन कम्युनिटी। छोड़ा कब? 2016 में। तो उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो करंट अफेयर्स अभी चल रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं वही आपको जो बर्निंग इश्यूज हैं वही पूछा जाता है, लेकिन उसकी थोड़ा सा यहाँ तो उसकी क्या पूछ लेंगे, बैकग्राउंड पूछ लेंगे, यहाँ तो उसका क्या पूछ लेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्रेजेंट सब पढ़ के जाते हैं, यहाँ तो पास्ट पढ़ के जाओ उसका, या हिस्ट्री पढ़ के जाओ, या उसका फ्यूचर पढ़ के जाओ, ठीक है। तो प्रेजेंट तो आपको याद रहेगा ही रहेगा कि भैया ब्रेक्सिट हुआ 2016 में, लेकिन ज्वाइन कब किया था इसने? ज्वाइन किया था सर 1973 में। फिर इसमें एक और जो कुछ ट्रीटीज हैं आपकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इलेक्शन यूरोपियन पार्लियामेंट में कब हुए थे? 1979। उसके बाद ये जो शेंगेन एग्रीमेंट है ये कब हुआ था और ये क्या कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन बना था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ लिस्बन, ठीक है, ये कब हुई थी, इसने क्या बनाया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और यूरो, जो यूरो है नई करेंसी, न्यू करेंसी, ये कब 2002 जनवरी में अडॉप्ट हुई थी। कितनी कंट्रीज ने अडॉप्ट की थी सर? 12। टोटल कितनी कंट्रीज हैं इसकी? 28, जिसमें से कितनी यूरो करेंसी है, कितनी कंट्रीज का जो करेंसी है वो यूरो है, वो है सर 13। कैसे? 2002 में 12 ईयू मेंबर्स ने इसको अडॉप्ट किया, उसके बाद 2007 में स्लोवेनिया ने भी इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। तो सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, तभी जो है सीयूईटी क्लियर होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी बेटा, ठीक है। अच्छा, अब हमने यूरोपियन यूनियन की सारी की हिस्ट्री पढ़ ली, सारी की सारी हिस्ट्री पढ़ ली। अब बारी है उसके फीचर्स की, कि भैया इकोनॉमी कैसी है इसकी, मिलिट्री कैसा है, उसके बाद उसकी पॉलिटिक्स कैसी है, उसके फॉरेन अफेयर्स कैसे हैं, फॉरेन पॉलिसी कैसी है, डिप्लोमेसी कैसी है, अब ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन बनाया गया था किसके लिए? ताकि इनके पास जो 28 कंट्रीज हैं, कितने 28 जो मेंबर्स हैं, इन सब की क्या हो? कॉमन फॉरेन पॉलिसी हो। क्या हो? कॉमन फॉरेन पॉलिसी हो, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी हो, और ये कॉपरेट कर सकें किसमें? जस्टिस में, इंसाफ में, और होम अफेयर्स, जो भी उनके इंटरनल अफेयर्स उनमें कॉपरेशन हो, ठीक है। और वहां पे क्या हो? एक सिंगल करेंसी हो, जिसका इन्होंने यूरोप बोला, यूरो बोला। तो कितनी कंट्रीज के पास है? 13 कंट्रीज के पास क्या है? यूरो उनकी करेंसी है, ठीक है। अच्छा सर जी, उसके बाद पहले तो ये इकोनॉमिक टर्म्स के ऊपर क्या था? काम करता था, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक यूनियन था। ये कौन सा? यूरोपियन यूनियन इनिशियली वाज अ इकोनॉमिक यूनियन। Now, with the passage of time, it has become a political union. अब क्या बन चुका है? Political union। क्यों? कैसे बना? Political union ये बन गया जब इन्होंने क्या बना दिया? एक अपनी यूरोपियन पार्लियामेंट बना दी। क्या बना दी? यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट। सर ये इकोनॉमिक यूनियन कैसे था? सर बहुत सारी कंट्रीज ने एक ही करेंसी अडॉप्ट की, बहुत सारी कंट्रीज ने जो बॉर्डर का जो वो थे, बॉर्डर्स थे, वो क्या कर दिए? बॉर्डर कंट्रोल्स वो खत्म कर दिए, आप एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, सिंगल मार्केट बनाई, बनाई सिंगल मार्केट, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक यूनियन से कहां चले गया? पॉलिटिकल यूनियन में। अच्छा, अब ये कैसे बिहेव कर रहा है? ये बिहेव कर रहा है जैसे कि ये खुद एक आपस में क्या है? नेशन स्टेट है। मतलब 28 मेंबर्स, ये सबको अगर इंटीग्रेट किया तो ये एक एज ए नेशन काम कर रहा है, ये एज एक स्टेट काम कर रहा है। नो डाउट ये इसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, याद रखना। यूरोपियन यूनियन का नो डाउट वो क्या है? एक नेशन स्टेट की तरह काम कर रहा है, लेकिन उसका उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्या नहीं है? उसका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन उसका एक अपना फ्लैग है, ठीक है, उसका एक अपना फ्लैग है। तो फ्लैग कुछ इस तरह से दिखता है उसका, ठीक है, ये उसका फ्लैग है, ये वाला, सिर्फ ये व्हाइट वाला पार्ट नहीं,
सिर्फ ये ब्लू और ये 12 स्टार्स याद रखना है। ये जो बीच में स्टार्स हैं ये कितने हैं आपके 12 स्टार्स हैं, ठीक है 12 स्टार्स हैं। 12 क्यों है? क्योंकि 12 जो है नंबर माना जाता है परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का और यूनिटी का। अगर ये भी क्वेश्चन आया कि सर ये जो 12 स्टार्स हैं ये 12 स्टार्स यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में क्यों है, क्योंकि इसको माना जाता है 12 को ये एक सिंबल है किसका, परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का और यूनिटी, ठीक है। तो इस तरह से ये दिखता है 12 स्टार्स और बैकग्राउंड में ब्लू कलर। अच्छा, फिर इसका एक अपना एंथम है। क्या है इसका अपना एंथम? जैसे हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, ठीक है, उसी तरह से इसका भी अपना एंथम है। फाउंडिंग डेट है, तो सर ये फाउंडिंग डेट क्या है? फाउंडिंग डेट मैंने आपको बताई थी 7 फरवरी 19 कब 7 फरवरी 1992, ये इसकी फाउंडिंग डेट है 7 फरवरी 1992, ठीक है। जब क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच हुई थी जिसमें यूरोपियन यूनियन बना था। 7 फरवरी 1992 इसका डेट ऑफ बर्थ है, 7 फरवरी 1992, ठीक है 7 फरवरी 1992। इसकी एक अपनी करेंसी है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरो। कितनी कंट्रीज के? 13 कंट्रीज के पास। अच्छा, उसके बाद ये देख रहे हैं आप मैप। इस मैप में ये दिखाया गया ओल्डर मेंबर्स कौन है और न्यू मेंबर्स कौन से हैं। देखो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था अभी कि जो क्रोशिया है वो 28th बना है। ये देखो ये क्रोशिया है, ठीक है, यहां पे क्रोशिया है। ये जो क्रोशिया है यही क्या बना है आपका 28th मेंबर बना है। ये जो यूनाइटेड किंगडम है, ये यूनाइटेड किंगडम अब बाहर चला गया है। यूनाइटेड किंगडम अब इसका पार्ट नहीं रहा यूरोप का, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट, आई मीन टू से यूनाइटेड किंगडम इसका पार्ट नहीं रहा है, ठीक है जी। अच्छा, कौन कौन से, अगर एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं। सर आयरलैंड इसका मेंबर है, पोर्चुगल है, स्पेन है। याद करने की जरूरत नहीं, बस गो थ्रू कर लेना ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। क्या पता वहां पे एक एमसीक्यू आ जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो आपको कंट्रीज का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। यहां पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नेदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। उसके बाद ग्रीस, उसके बाद स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बल्गेरिया, रोमेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, ठीक है। सिप्रस भी है, ठीक है, सिप्रस और माल्टा, ठीक है। ये सारी कंट्रीज जो हैं ये मेंबर्स हैं, किसकी हैं? यूरोपियन यूनियन की। किसको छोड़ के? ब्रिटेन को छोड़ के, क्योंकि वो कब निकल गया है 2016 में। ज्वाइन कब किया था उसने? 1973 में। कब ज्वाइन किया था उसने? 1973 जनवरी में। तो हमारा यूरोपियन यूनियन ऐसे कब बना था सर? 7 फरवरी 1992 में बना था, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको हर एक चीज, ताकि आपको मार्शल प्लान कब बना था? 1947। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन कब बना सर? 1948 में। काउंसिल ऑफ यूरोप कब बना? 1949 में। इसी तरह से आपने याद रखना है। फिर उसके बाद यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी कब बना? फिर यूरोपियन कम्युनिटी कब बना? इसी तरह से यूरोटम कब बना? किस ट्रीटी से बना? ट्रीटी ऑफ पेरिस से बना? ट्रीटी ऑफ रोम से बना? शेंगेन एग्रीमेंट क्या था? क्या ये बॉर्डर कंट्रोल्स को खत्म करना था? मैस्ट्रिच ट्रीटी से क्या बना? फिर उसके बाद लिस्बन ट्रीटी से क्या बना, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है इसके अपना एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस। देखो अब याद रखना है, अब कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब कुछ यूरोपियन यूनियन के फैक्ट्स हैं, वो आपने याद रखना है। क्या फैक्ट्स हैं जी? सर इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, मिलिट्री भी, मिलिटरली भी और डिप्लोमेटिकली भी, ठीक है जी। क्या इन्फ्लुएंस है जी? ईयू जो है सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। स्लाइड, अच्छा इसकी कितनी इकोनॉमी है? 17 ट्रिलियन है। किस, कौन सा डेटा है? 2016 का। कौन सा? 2016 का। यूरोपियन यूनियन के 28 मेंबर्स की इकोनॉमी को क्लब किया गया है यहां पे। अच्छा, यूरो क्या हो सकता है? यूरो चैलेंज हो सकता है किसको? यूएस डॉलर को। देखो अभी जो फॉरेन ट्रेड है, क्या है फॉरेन ट्रेड?
वो किस में चल रहा है, डॉलर में। लेकिन अगर ये जो यूरोपियन यूनियन है, इसके सारे मेंबर्स हैं, अगर ये किस में ट्रेड करना स्टार्ट हो गए, यूरो में, तो किसको चैलेंज कर सकते हैं, डॉलर का क्या हो सकती है, वैल्यू खत्म हो सकती है। ठीक है, जैसे आपने हुस्नी मुबारक के बारे में सुना होगा, लीबिया का बहुत बड़ा डिक्टेटर था। तो उसने क्या बोला, उसने यूएसए को बोला कि भैया आप जो है हमारे से तेल तो लेते हो, आप हमें डॉलर देते हो, तो डॉलर की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम डॉलर नहीं लेंगे, हम क्या ले लेंगे, गोल्ड लेंगे। तो देखिए फिर लीबिया में क्या हाल हुआ। यूएसए अपनी हेजेमनी को बचाने के लिए कहीं तक भी जा सकता है, वो चाहे उसको आप कॉन्स्पिरेसीज करनी पड़े, उसको चाहे वहां पे सिविल वॉर क्रिएट करनी पड़े, उसको वहां पे चाहे उसको इन्वेड करना पड़े, जैसे कि हमने पिछले कार्टून में पढ़ा था कि भैया किसी ना किसी प्रिटेक्स्ट पे वो दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करता है। किसी को बोलता है यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जैसे इराक में बोला गया कि यहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो वहां पे अटैक कर दिया। कौन सा चलाया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था, सदाम हुसैन को हराया था 2003 में। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी कंट्रीज में सिविल वॉर उसने क्रिएट किए हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का डिवाइड कर दिया था, फिर वियतनाम को डिवाइड किया कर दिया था उसने। ठीक है, तो ये सब ऐसे जो ये इसलिए करता है क्योंकि इसकी हेजेमनी क्या रहे, हमेशा बरकरार रहे। उसके बाद जो इसका वर्ल्ड ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड जो है इसका ज्यादा है, वर्ल्ड ट्रेड का जो शेयर है इसका ज्यादा है किससे, यूएस से। वर्ल्ड ट्रेड यूएसए से ज्यादा किसका है, यूरोपियन यूनियन का। तो अब ये क्या ज्यादा हो गया है, असर्टिव हो गया। असर्टिव मतलब अपनी बात मनवाना, अपनी बात मतलब दमदार तरीके से रखना। ठीक है, अगर कहीं पे भी डिस्प्यूट होता है, चाहे यूएस के साथ हो चाहे चाइना के साथ हो, तो ये अपनी बात जो है मतलब असर्ट करता है अपने आप को। इसका इन्फ्लुएंस कहाँ पे है, एशिया में भी अच्छा खासा है, अफ्रीका में भी अच्छा खासा है। ठीक है, अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और इसका एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस किसमें है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो बस आपने याद रखना कि सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, एक थ्रेट हो सकता है यूएस डॉलर को। इसका जो वर्ल्ड ट्रेड शेयर है वो ज्यादा है किससे, यूएस से। इसका इन्फ्लुएंस कहाँ पे है, एशिया और अफ्रीका में। और इसका अच्छा खासा क्या है, फंक्शन है कहाँ पे, डब्ल्यूटीओ में। ठीक है, वो आगे इकोनॉमिक पढ़ा हमने, अब पढ़ेंगे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक। ठीक है, अब पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कैसा है इसका, सर इसका जो एक मेंबर है, ईयू का जो एक मेंबर है, फ्रांस, वो परमानेंट मेंबर है किसका, यूएनएससी का। पहले 2016 से पहले इसके दो मेंबर्स जो थे, ब्रिटेन और फ्रांस, वो किसके परमानेंट मेंबर्स थे, यूएनएससी के। अब कौन कितना रह गया, एक, याद रखना है। पहले अप टू 2016 यूरोपियन यूनियन के दो मेंबर्स थे, कहां पे, परमानेंट, P5 में। कौन कौन, P5 कहां पे, यूएनएससी में, ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस। अब कौन रह गया, अब सिर्फ सर एक रहा। ठीक है, और इसके बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज इसकी क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं किसकी, यूएनएससी की। देखो यूएनएससी को समझो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बॉडी है यूएनओ की। किसकी बॉडी है ये, यूएनओ की। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कौन करता है, यूएनएससी करता है। ठीक है, इसमें टोटल 15 मेंबर्स रहते हैं, कितने रहते हैं, 15 मेंबर्स, जिसमें जो 5 मेंबर्स हैं वो परमानेंट होते हैं। ठीक है, 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं, कौन कौन है सर, यूके है, यूएसए है, फ्रांस है, चाइना है और रशिया है। और बाकी जो 10 मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन परमानेंट 5 चेंज नहीं होते। आपको परमानेंट 5 पे ये भी याद रखना है कि एनपीटी हुई थी, क्या क्या हुई थी, एनपीटी। एनपीटी की वजह से क्या हुआ था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको इंडिया ने साइन नहीं किया था, जिसमें यह बोला गया था कि P5 के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसके अलावा कोई भी कंट्री वेपन नहीं बना सकती। इसी को इंडिया ने कहा था न्यूक्लियर अपार्थीड। तो आपने इस तरह से लिंक करनी है चीजों को। देखो, अगर आप जब तक लिंक नहीं करोगे चीजों को तो आपको समझ नहीं आएगा कि वर्ल्ड जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये कैसे चलती है। ठीक है,
अच्छा जी, ईयू प्रेशर डालता है किसके ऊपर? बहुत सारी यूएस की पॉलिसीज के ऊपर। ईयू जो है, देखो मैंने कहा इसको इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है। पॉलिटिकली कैसे स्ट्रांग है? इसके पास यूएनएससी का मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, और ये बहुत सारी यूएस की जो पॉलिसीज है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, उसके ऊपर प्रेशर डालता है। अगर ईयू जो है किसी यूएस की पॉलिसी को नहीं मानता तो वो बोलता है इसको कि भैया ये तुम्हारी गलत पॉलिसी, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो किसके ऊपर इनका प्रेशर डाल रहे थे यूरोपियन यूनियन? ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखो ईरान में एक एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ? यूएसए के साथ। किसके टाइम पे? ओबामा के टाइम पे, बराक ओबामा। अब आपने ये भी याद रखना है, तो जो अमेरिका में दो पार्टीज हैं, वहां पे टू पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। तो ये किसका था? डेमोक्रेटिक पार्टी का। तो उन्होंने, यूएसए ने किसके साथ एग्रीमेंट कर दिया? ईरान के साथ। क्या एग्रीमेंट था? सर ईरान जो था वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। क्या बना रहा था? न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा था। तो यूएस जो है वो समझता है कि ईरान जो है उसके लिए थ्रेट है, ठीक है। तो यूएसए ने बोला ईरान को कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाओ। तो ईरान ने माना ही नहीं कि भैया हम तो बनाएंगे। तो यूएसए ने बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी कि भैया ईरान के साथ हम क्या नहीं करेंगे? ट्रेड नहीं करेंगे, इसका ऑयल नहीं लेंगे, ठीक है, इसको हम क्या नहीं करेंगे? किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेंगे। तो ईरान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका पहुंचता है, और बहुत सालों तक ये झटका पहुंचा भी। अल्टीमेटली सभी कंट्रीज ने बोला, इवन बराक ओबामा ने बोला कि भैया ईरान के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि अगर जो भी आपने अगर न्यूक्लियर यूज कर रहे हो, तो न्यूक्लियर जो है आप किसके लिए यूज करो? एनर्जी के लिए यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाने में यूज करो, ना कि वेपन्स बनाने में यूज करो। ठीक है, याद रखना है कि ईरान को बोला गया कि आप अगर आपने न्यूक्लियर कुछ बनाना है तो एनर्जी बनाओ, ना कि वेपन्स बनाओ। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट को बोला गया है ओबामा एग्रीमेंट या ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, और इसमें रोल किसका रहा है? ईयू का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, इसके बाद यही चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि भैया इसका डिप्लोमेसी में भी ये बहुत अच्छी खासी रोल प्ले करती है। ठीक है, और इसके पास हथियार क्या है? मतलब इसके पास मिलिट्री फोर्सेस का यूज नहीं करते हैं, ये मिलिट्री फोर्सेस का यूज नहीं करते हैं, बल्कि ये किसका यूज करते हैं? ये ज्यादातर इन्वेस्टमेंट का यूज करते हैं, नेगोशिएशंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये फोर्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। इसी तरीके से ये मेन किसके ऊपर फोकस करते हैं? डायलॉग के ऊपर। तो चाइना को इन्होंने बोला कि आप जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हो जिनजियांग रीजन में, किसमें? जिनजियांग रीजन में, किसके साथ? यूगिर्स मुस्लिम्स के साथ, आप वो नहीं करो। ठीक है, इसी तरह से इसका एक मेन फोकस रहता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर भी। ठीक है, अब मिलिट्री में, अभी मिलिट्री पढ़ेंगे। ईयू के पास सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है। ठीक है, ये जो इसकी स्पेंडिंग है डिफेंस पे, ये भी सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर यूएस। ठीक है, इसका एक मेंबर है फ्रांस, इसके पास कितने वेपन्स हैं? 335 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है, और ये एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। किसका? स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। याद रखना है, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी किसके पास? ईयू। सबसे सेकंड लार्जेस्ट स्पेंडिंग किसकी डिफेंस पे? ईयू। फ्रांस के पास कितने न्यूक्लियर वेपन? 335। उसके बाद स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा किसके पास? यूएस, उसके बाद ईयू। ठीक है, क्या ईयू एक सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है? मतलब बहुत सारी कंट्रीज, नेशन 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 जुड़ के एक सुपरा नेशनल। ठीक है, तो सर ये सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी जो इसकी मेंबर्स हैं वो इससे कभी कभी क्या कर देते हैं? डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, डिफरेंट एक सिक्योरिटी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे इन्होंने बोला कि ब्रिटेन ने किसका साथ दिया था? यूएस का साथ दिया था इराक वॉर में। ठीक है, लेकिन बाकी कंट्रीज ने जैसे जर्मनी और फ्रांस ने इस वॉर को क्या किया था? अपोज किया था। देख रहे हैं आप, ईयू के बहुत सारे मेंबर्स ने इसको सपोर्ट किया, किसको? इराक वॉर को। लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसको क्या नहीं किया? इसको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इसको अपोज किया। इसी तरह से बहुत सारी यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी खत्म ना हो जाए,
तो एक ही क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे एक सुपरा नेशन ना बन जाए, ठीक है। तो अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए इसी को बोला गया है यूरोस्केप्टिसिज्म, यूरोस्केप्टिसिज्म। इसीलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, जो मार्गरेट थैचर है वो पीएम थी किसकी, ब्रिटेन की। उन्होंने यूके को बाहर रखा था किससे, यूरोपियन मार्केट से। साथ ही में डेनमार्क और स्वीडन ने भी यूरो को अडॉप्ट नहीं किया था, ठीक है, यूरो को अडॉप्ट नहीं किया था। तो ये एक सुपरा नेशन बनना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि इसी के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इसका हर कहीं साथ नहीं देते हैं। जैसे आपने इराक वार देखा, और आपने किस में देखा, जो यूरोपियन मार्केट देखा, ठीक है, और यूरो में देखा। कितने में कंफ्लिक्ट आ रहा है, एक तो सर फॉरेन पॉलिसी में कंफ्लिक्ट आ रहा है, एक यूरोपियन मार्केट में कंफ्लिक्ट आ रहा है, और एक करेंसी में कंफ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का यूरोपियन यूनियन। अच्छे से आपने इसको प्रिपेयर करना है। कोई भी डाउट हो हमें क्या बोलते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारी ये सारे जो आपके लेक्चर्स हैं, पीडीएफ है, नोट्स हैं, उसके बाद डेली प्रैक्टिसिंग शीट है, हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। आप उसे डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें, और एक ना एक दिन आप सीयूईटी की सीट निकाल सकेंगे। थैंक यू।